सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। अब तो एक जिज्ञासा आई है कि क्या कर्म के आधार पर जाति है या जाति के आधार पर कर्म? इसको हम लोग कई स्तर से समझते हैं। पहले स्थूल स्तर से ही समझते हैं। स्थूल स्तर पर यह जिज्ञासा यह पूछना चाह रही है कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार से ही जाति का नामकरण किया गया है और एक समाज अमुक जाति का बना है, ऐसा है? या फिर ऐसा है कि पहले जाति बन गई और उसके हिसाब से बता दिया गया कि ऐसा ऐसा कर्म तुम्हें करना है? तो इसमें क्या हुआ था? तो यह देखें, अगर पहले मानते हैं कि पहले जाति बना दी गई, तो जाति बनाने के लिए तो फिर तो होगा कि सब कई लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको पिकअप किया जाएगा, फिर उनको बुलाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आज से तुम ये जाति हो और आज से तुम्हारा ये कर्म है। तो यह जो व्यवस्था होगी यह कृत्रिम हो जाएगी और यह मैनेज्ड होगी किसी संस्था के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा और किसी शासन पद्धति के द्वारा, किसी प्रशासनिक इकाई के द्वारा ऐसा किया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़े स्तर से संभव नहीं है, बहुत बड़े भूभाग पर ऐसा संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के कर्म करते रहे अलग अलग जगह के ग्रुप के लोग, जैसी जैसी आजीविका उन लोगों ने बनाई, उस आजीविका के अनुसार से ही उनको लोग पुकारने लगे। उस तरह की आजीविका करने वाले को एक तरह का नामकरण दिया जाने लगा, पुकारने लगे। और वे लोग अपने आजीविका के सीक्रेट्स को, उसके रहस्य को बचाए रखने के लिए अपने ही तरह के आजीविका वाले में विवाह करने लगे, क्योंकि उनके लिए वह आसान था और अन्यों के लिए भी आसान था। उनके लिए आसान इसलिए था क्योंकि वे उस कर्म को जानते थे और उस समय जीना काफ़ी कठिन था। और वैसी स्थिति में मनुष्य की सभ्यता की शुरुआती चरण की बात हो रही है, तो उस समय में यह आसान था कि वे लोग कोई भी कर्म अपना करते और उस कर्म को जारी रखते एक आजीविका के रूप में, ताकि उनका जीवन चलता। और उसके जो रहस्य थे, जो सीक्रेट्स थे, उसको बचाए रखें। इसके लिए यह जरूरी है कि विवाह दूसरे जो आजीविका करने वाले हैं उनके यहाँ ना हो, अन्यथा जो है सीक्रेट्स नहीं रह जाएगा, सीक्रेट्स लीक आउट हो जाएगा और इनको अपने अस्तित्व में खतरा नज़र आने लगेगा। इसलिए ऐसा काम वे सब नहीं किए कि किसी भी से भी विवाह करने लगे। हालांकि विवाह होता था, लेकिन यह धीरे धीरे रूढ़ हो गया। और उसके बाद जब इस तरह के विवाह शुरू हो गए और उनका दायरे बन गए, उसी के भीतर होने लगे, तो धीरे धीरे यह एक जाति का नाम ले लिया। और इस तरह के ग्रुप, क्योंकि कर्म जो है, आप देखेंगे भारत में बहुत सारी जातियां हैं और सभी जातियां के नाम कर्म के आधार पर ही हैं। जैसे मछली मारने वाले को मछुआरा कहा जाता है, तो मछली मारने वाले जितने भी हो गए पूरे देश में या देश के बाहर भी, उन सबको एक ग्रुप बनाना आसान था। वे लोग एक दूसरे के रहस्य को और एक दूसरे के तरकीबों को, एक दूसरे के जिस भी आप आजीविका में रहते हैं उसके संदर्भित आपकी शब्दावलियाँ भी हो जाती हैं और रहन सहन भी हो जाता है और आय भी कमोबेश एक जैसी ही होती है। तो कुछ कुछ एक रूपता जैसी हो जाती है कि आय भी एक जैसी है, तो उनका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो कमोबेश एक टाइप का ही होगा। उसी में कोई ज़्यादा मछली मारेगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बस इतनी सी बात होगी, लेकिन लगभग एक जैसा ही उनका ढर्रा हो जाएगा।
तो उनके पास समय भी उसी प्रकार से बचेगा या नहीं बचेगा। समय की खपत, सोच का समझ का तरीका, उनकी शब्दावलियाँ, उनके तौर तरीके, उनके पहनने ओढ़ने की भी बात, क्योंकि हर एक आजीविका एक अलग तरह के वस्त्र की भी मांग करती है। अब खेती करने जा रहे हैं तो चमचमाते हुए वस्त्र पहन के आप थोड़ी जाएंगे मिट्टी में अपना लपेटने के लिए। तो वहाँ जिस तरह के वस्त्र की ज़रूरत होती है, जैसे आज गैरेज में जाते हैं तो वहाँ वैसे वस्त्र पहन के जाते हैं जो ग्रीस है और तेल है, इन सबको थोड़ा झेल ले, धूल है, गर्दा है, तो अलग ढंग के ही वस्त्र होते हैं। तो इनके वस्त्र, खान पान, रहन सहन, जो जिसको उगाएगा, जाहिर सी बात है उससे संबंधित जो व्यंजन है उसका वो ज़्यादा प्रयोग कर लेगा, उसके लिए वो आसान है और उसमें वो महारत हासिल कर लेगा। चाहे कोई मछुआरा हो, चाहे कोई ग्वाला हो, या किसी भी व्यवसाय बढ़ाई हो, लोहार हो, जो भी है। तो जितनी भी आजीविकाएं थी उसके अनुसार से ही उनके सीक्रेट्स को बनाए रखने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान भी, आदमी आइडेंटिफिकेशन भी अपना कर लेता है, अपनी पहचान बना लेता है, और उसके संदर्भ में फिर उसका अहंकार भी जुड़ जाता है उससे। और अहंकार जुड़ जाता है तब वह व्यक्ति अपने जैसे लोगों के साथ लगाव भी रखता है और अपने से इतर वालों से थोड़ी दूरी बना के भी रखता है। इस तरह से अन्यों से कुछ दुराव और अपने जैसे लोगों से कुछ लगाव हो जाता है, और आपस में जो वैवाहिक रिश्ते बन जाते हैं, खून के रिश्ते बन जाते हैं, बेटी का आदान प्रदान होगा, तो जाहिर सी बात है कि यह बंधन और मजबूत हो जाता है, यह ग्रुप जो है और मजबूत हो जाता है। इस प्रकार से ये जातियाँ सुगठित होती चली गई और अंत में ऐसा रूप धारण कर लिया कि फिर बाद में उन जातियों को जिस नाम से पुकारा जाने लगा, उनके विषय में यह एस्टिमेट करना आसान था कि यह व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा। तो फिर हुआ कि इसके बाद कि अब तुम्हारा यह कर्म है, क्योंकि यह आसान था समझना, पिता से पुत्र को या पुत्री को सीखना आसान था, क्योंकि माता पिता ही गुरु होते हैं, प्रथम गुरु तो वही होते हैं। तो उन्होंने सिखाया, जैसा सीखे थे वैसा सिखाया। अब आने वाली पीढ़ियां जो है उसमें कुछ कुछ जोड़ती गई, उसको रिफाइन करती गई, उसको और बेहतर बनाती गई, तो आजीविका उनको बने बनाई मिल जाती थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी इस तरह की कोई बात नहीं होती थी, लोग आजीविका प्राप्त कर लेते थे, बेरोजगारी की समस्या कुछ नहीं होती थी, क्योंकि जिसने जिस तरह के कर्म को सीखा है उसको उसी हिसाब से आजीविका मिल जाती थी। वो खोज ही लेता था, वो करता ही था वही। तो यह जो है जातियों का गठन हो गया। उसके बाद फिर जो है जब इस मामले में वे रूढ़ हो गए कि बेटियों का एक्सचेंज नहीं करने लगे, विवाह जो है अपने में अपने जैसे में ही करने लगे, वही जाति का मुख्य ठोस आधार बना। शुरुआत में तो कर्म बना, लेकिन बाद में जो विवाह जो इसमें रूढ़ हो गया, उसके कारण जो है जातियां और भी ज़्यादा सुगठित हो गई। तो कर्म के आधार पर जातियां बनी, फिर जातियां जन्म के आधार पर हो गई, क्योंकि उसके साथ साथ सब कुछ जुड़ता चला गया। तो फिर यह होने लगा कि अमुक घर में जन्मा है तो इसका ये इस जाति का यह नाम हो गया, और ये ऐसे कर्म करेगा, सब कुछ पहले से डिसाइड होने लगा। पहले से ही पता चल जाता था कि यह व्यक्ति यही करेगा, उस घर में जन्मा है, अपने पिता से यही सीखेगा तो यही करेगा। तो धीरे 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 उसको जो है एक तरह से मान्यता देते देते स्मृति शास्त्र उस पर बन गए, एक तरह से संविधान जैसा बन गया। इससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि संविधान पहले बन गया और ये कर्म बाद में करने लगे, संविधान के हिसाब से कर्म करने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगा। जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई यह है कि पहले कर्म हुए, जब मानव सभ्यता इतनी विकसित भी नहीं हुई थी कि ग्रुप में भी उतनी नहीं रहती थी, एक साथ छोटे छोटे
कबीले होते थे, छोटे छोटे ग्रुप होते थे, तो अलग अलग जगह में उनको एक दूसरे के विषय में पता भी नहीं होता था। अब एक अफ़गानिस्तान में कबीला विकसित हो रहा है और एक चेन्नई में हो रहा है, दोनों का कोई संबंध ही नहीं होता था। आज का संबंध, आज की बात दूसरी है। तो उसमें भिन्न भिन्न प्रदेशों में, और भारत भूमि ही नहीं बल्कि सभी भूमियों में जहाँ भी मानव जातियाँ थी, सभी का इस तरह से नामकरण हुआ। और इसी तरह से यानी ये एक तरह से मानव जातियों में एक विकसित जाति प्रथा हो गई है। ये बनाई नहीं गई है कृत्रिम रूप से, यह कालांतर में विकसित होती चली जाती है, सुगठित होती चली जाती है। इसमें आजीविका की भूमिका है और विवाह की भूमिका है। तो यह ऐसा ही मैं समझता हूँ। और अब सूक्ष्म स्तर पर आते हैं। सूक्ष्म स्तर पर समझना थोड़ा सा कठिन है। इससे जब हम यह समझते हैं कि व्यक्ति प्रतिक्षण जन्मता है और मरता है, और क्रियाएं भी प्रतिक्षण हो रही हैं, यानी समय का संबंध परिवर्तन से है और क्रिया से है। जन्म और मरण एक परिवर्तन ही है, और जब जन्म और मरण इतना सूक्ष्म हो जाए और यह हम समझने लगते हैं तर्कों से भी कि और फिलॉसफी से भी कि जो चीज़ है वह बिल्कुल नष्ट नहीं होती, बल्कि वह रूपांतरित हो जाती है। हम पूर्णतः किसी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते, तो मृत्यु के बाद भी वह जारी रहती है, और जन्म से पहले भी वह जारी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे हम मृत्यु के करीब पहुँचे, तो हमारे कर्मों का जो सार है, हमारे विचारों का जो सार है, हमारी भावनाओं का जो सार है, हमारे उद्देश्य का जो सार है, वही हमारा अंतिम समय तक हमारे अस्तित्व को ले आया। और वहाँ के बाद फिर जो अगला अस्तित्व चलेगा तो इसी आधार के बल पर चलेगा, यानी कर्म के आधार पर फिर जन्म हो जाएगा, भावनाओं के आधार पर जन्म हो जाएगा, विचार के आधार पर जन्म हो जाएगा। इनमें सबकी सहमति होगी। लेकिन बाकी चीज़ तो लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए, गौण हो गए, क्योंकि बाकी चीज़ सूक्ष्म है। जो स्थूल है तो वह कर्म है, क्योंकि कर्म को करने के लिए विचार चाहिए, और कर्म की श्रेष्ठता के लिए विचार के साथ भावना भी चाहिए और उद्देश्य भी चाहिए। तो उसके प्रति, कर्म के प्रति जो एक निष्ठता है, भावनाओं के प्रति एक निष्ठता है, इन सब एक निष्ठा के आधार पर ही कोई आगे जन्म हो जाता है। ये सब सारे कर्म यहाँ समाहित हो जाते हैं, यहाँ वे एक सारांश बनते हैं। बाकी चीज़ों को गौण कर दिया गया, क्योंकि बाकी चीज़ इतने सूक्ष्म थे कि उसको लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, उसकी जांच नहीं कर सकते थे, उसको देख नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, सिर्फ उन्हें कर्म दिखा कि ओ ये तो ऐसा कर्म करता था, तो अब ये मरा है, तो अब ये ऐसा बनेगा। तो वहाँ पर भी कर्म जो है वो जाति के हिसाब से कर्म का संबंध यहाँ पर बन गया। यानी जो जन्म है किसी भी गुण का, पहले जो क्रियाएं हुई थी उसके आधार पर ही उसमें परिवर्तन हुए, और ये जन्म और मरण का सिलसिला जो है वो अनवरत है। और उसी तरह से जो बदलाव हैं उसके सिलसिले भी, गुणों में बदलाव हो, शरीर में बदलाव हो, हर चीज़ में बदलाव होते हैं, जिसमें बदलाव होते हैं उसके भी सिलसिले अनंत हैं। इस कारण से अब इनका जो संबंध है वो जुड़ जा रहे हैं कि कर्म के आधार पर जन्म हो रहा है, और जन्म के आधार पर फिर आदमी कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहा है। जैसे मनुष्य
में जो जन्मा वो मनुष्य से संबंधित ही कर्म करेगा, जो पक्षी में जन्मा वो पक्षी से संबंधित ही कर्म करेगा, जो पशु में अन्य पशु में जन्मा वो उसके हिसाब से कर्म करेगा, जो वृक्ष के रूप में जन्मा वो वृक्ष के हिसाब से कर्म करेगा, वनस्पति के हिसाब से कर्म करेगा। तो अब एक व्यक्ति जो मनुष्य था वह वनस्पति कैसे हो जाएगा? तो उसने कर्म तो ऐसा किया नहीं वनस्पति वाला, तो वनस्पति कैसे हो जाएगा? तो कर्म के पीछे जो भावना होती है वह महत्वपूर्ण है। भावना तो हम किसी की भी बना सकते हैं, कर्म तो हम नहीं कर सकते किसी का भी, लेकिन भावना बना सकते हैं। हम यह कल्पना कर सकते हैं, हम यह कामना कर सकते हैं कि काश मैं भी पेड़ होता, इस तरह से स्वतंत्र होता, इस तरह से अपना खाना खुद बनाता, मुझे घर द्वार की ज़रूरत नहीं पड़ती, वगैरह वगैरह। जो भी है, जो फल फूल वृक्षों में अपना स्वरूप देखने लग जाए, जो इसकी कामना करने लग जाए कि ऐसा ही हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसके भीतर में परिवर्तन होंगे। और यह परिवर्तन अवैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि मनुष्य में सभी जितने भी जीव हैं वे सब जो है एक निरंतरता उन सब में है, एक संबंध भी है, एक कंटिन्यूटी भी है। इसलिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस आता है जिसमें बताया जाता है कि जो अगर हम लोग गर्भावस्था में जिस तरह से रहते हैं, तो गर्भावस्था में जब परिवर्तन होता रहता है गर्भ का, तो उसमें जो जो मछली का रूप बनना, तो हाइड्रा का रूप बनना, अमीबा का रूप बनना, और सूअर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, इन सब का रूप बनना, गाय का रूप बनना, अंत में चिंपांजी और मानव के रूप बन रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि ये इस तरह से विकसित हो रहा है। और इसका एक और अर्थ हुआ कि ये सब सारे संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। तो हमारे डीएनए में और वनस्पति के डीएनए में रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि हम सर्वथा अलग हैं। यानी डीएनए में मामूली रूपांतरण करके किसी को किसी में बदला जा सकता है, और ऐसा वैज्ञानिकों ने करके भी दिखाया है। गधे को, खच्चर को, इन सब को बदल के दिखाया है। तो थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से बदलाव हो जाता है। और यही पदार्थों में भी पाया गया है। लोहा को सोना बनाना, सोना को तांबा बनाना, ये संभव है। हालांकि लोहा से सोना बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं बनाया जाता है, लेकिन संभव है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ परिवर्तन करके हम लोग का जो परिवर्तनशील स्वरूप है उसमें उसको ले जाया जा सकता है। मतलब कि हम लोग सर्वथा अलग नहीं हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी मनुष्य चिंपांजी बन सकता है, चिंपांजी मनुष्य बन सकता है, गोरिल्ला मनुष्य बन सकता है, मनुष्य गोरिल्ला बन सकता है, पक्षी गोरिल्ला बन सकता है, गोरिल्ला पक्षी बन सकता है। यहाँ पर ही भावना का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जब मनुष्य ऐसी भावना करता है, उसके हिसाब से उसके डीएनए में, उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। और ऐसे परिवर्तन होते होते कुछ उस तरह के रूप रंग आकार में आ जाते हैं, उस तरह का आकर्षण विकसित कर लेते हैं, उस तरह के चार्ज विकसित कर लेते हैं कि उनकी मांग वैसे ही जगह पर फिर होती है। मनुष्य में फिर नहीं होगी, फिर वो वनस्पतियों में मांग होगी और वो फिर पेड़ बन जाएगा। तो अंतिम समय में
कोई कुछ कर लेता है तो इस तरह से बन जाता है। तो जाति का निर्धारण इस प्रकार से हो जाता है। तो जाति का निर्धारण इससे संभव है, मनुष्य अपनी भावनाओं से उसके कर्म भले उस तरह से न रहे हो, सिर्फ भावना रही तो हो सकता है कि उस भावना के आधार पर उसकी जाति बदल जाए। तो जितनी जातियां हैं वे कर्म के आधार पर इस तरह से बदलती हैं, भावना के आधार पर बदलती हैं, लक्ष्य के आधार पर बदलती हैं, इरादे के आधार पर बदलती हैं। सिर्फ पदार्थ के ही आधार पर नहीं बदलती है, सिर्फ जो हमारा भौतिक तत्व है उसी के आधार पर नहीं बदलती है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वह भौतिक तत्व से ही सिर्फ नहीं बना है, उसमें बहुत सारे अन्य तत्व भी हैं। और भौतिक तत्वों के विषय में भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके भौतिक तत्व कमोबेश एक जैसे ही है। सभी में अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स की भिन्न भिन्न मात्रा होगी, सभी में गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग मात्रा होगी, सभी में डीएनए है, अलग अलग मात्रा होगी। बात इतनी है। डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सभी में एक ही जैसा है, तो उसमें आवृत्ति का फर्क होता है जिसके कारण रंग रूप बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर उस आवृत्ति को बदल दिया जाए, उस मात्रा को बदल दिया जाए, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उन सबको, उसकी मात्रा और सबको बदल दिया जाए तो हम एक अलग पाते हैं। और उस मात्रा के हिसाब से हम देखते हैं कि अलग तरह के प्राणी हमें नज़र आते हैं। अब जब हम भावना करेंगे, घोर भावना, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में बदलाव शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बीज तो हम सब में है, सभी चीज़ का, खाली उस बीज को अरेंज तो करना है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना है, काट छांट करनी है, तो उसके आधार पर हम जन्म दूसरा पा जाएंगे। तो यह तो है कर्म के आधार पर, फिर भावना के आधार पर कैसे हम, भावना से कैसे कर्म प्रेरित हो जाता है, कर्म से कैसे जो है जन्म प्रेरित हो जाता है। यानी जाति के आधार पर कर्म हो जाते हैं, कर्म के आधार पर जातियां हो जाती हैं। बहुत लंबे समय तक एक ही प्रकार के यदि कर्म किए जाएंगे तो निश्चित ही डीएनए में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक एक ही तरह की भावना की जाएगी तो बदलाव कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो स्वरूप है, रूप रंग आकार प्रकार चाहत, सब कुछ उसके हिसाब से ही मैनेज होने लगता है, और इसके कारण ही ये सब सारे बदलाव हो जाते हैं। तो अब वह व्यक्ति जन्म ऐसे ले सकता है, उसका इस प्रकार से जन्म होगा, जिससे लगा होगा ऐसा जन्म हो जाएगा। हालांकि अभी तक तो अब कोई इसको प्रमाण मांगेगा तो वही प्रमाण तो अभी ऐसे संभव नहीं है देना। वैज्ञानिक प्रमाण तो संभव नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाण तो बस इतना भर है कि वहाँ पर डीएनए में छेड़छाड़ करके आप बदल सकते हैं, लेकिन डीएनए में छेड़छाड़ भावना के आधार पर हो जाए, अभी इसका कोई प्रमाण नहीं आया है, लेकिन ऐसा संभव है, ये बायोलॉजी में संभव है। आखिर हमारे शरीर में जो म्यूटेशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसको समझने के लिए, इस प्रमाण को समझने के लिए आप समझेंगे। हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, हमारे डीएनए में जो परिवर्तन होता है, डीएनए में म्यूटेशन होता है, कैसे होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां बदलती हैं, उसके हिसाब से भावनाएं बदल जाती हैं, ज़रूरतें बदल जाती हैं, और उसके हिसाब से शरीर में परिवर्तन हो जाता है। शरीर को कोई रोग हो गया तो जाहिर सी बात है कि भीतर की परिस्थितियां बदल गई तो भावनाएं बदल जाएंगी। रोग से मुक्ति के लिए व्यक्ति चटपटा रहा है तो भावनाएं बदल जाएंगी, और रोग भी छोड़ने को तैयार नहीं है तो जो जीवाणु शरीर में प्रवेश किया है उसके भी प्रभाव से, और वह व्यक्ति जो उससे लड़ रहा है उसके भी प्रभाव से डीएनए में कुछ बदलाव हो जाएगा, और उस बदलाव से ही फिर विकास भी होता है।
तो डीएनए में बदलाव संभव है और यह बायोलॉजिकली भी बदलाव होते रहते हैं और यह वैज्ञानिकों ने देखा है और वैज्ञानिक इसको आर्टिफिशियली भी इसको बदल लेते हैं, लेकिन अब तक तो बायोलॉजिकली होता आया है। अलग अलग वातावरण मिला, अलग अलग बिहेवियर उसमें आया, लेकिन ये बिहेवियर जो ज़रूरतें आई, जो भावनाएं उसमें उदित हुई, जो विचार उदित हुए, विचार में जो बदलाव आए, उसी कारण तो आखिर हुए। तो उसी कारण जब हुए तो यह भी संभव है कि व्यक्ति विचार और भाव को बदल करके उसके हिसाब से ही भी बदल सकता है, भले वह परिस्थिति न आई हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर परिस्थिति नहीं भी आई है, एक तो परिस्थिति के हिसाब से उसके अपने आप ऑटोमेटिकली भाव विचार सब इससे बदल जाते हैं। दूसरा है कि परिस्थिति अभी वैसी नहीं भी आई है, लेकिन उसने अपने विचार और भाव को इतनी तीव्रता के साथ महसूस किया, उसको बदलने की कोशिश की, उससे भी तो बदलाव हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा पॉइंट यह है। और उसके कारण फिर जो है उसमें बदलाव हो गया और अब वह जो है अलग योनि में जाने के लिए तैयार है। उसकी मांग अलग जगह होगी, अलग जगह के गर्भ में उसकी मांग होगी और वहाँ पर जा कर के वो गर्भ धारण कर सकता है, वहाँ रिएक्शन जाके कर सकता है जहाँ पर उसी तरह की ऊर्जा की मांग हो रही है। और इस प्रकार से वह अलग जाति में प्रवेश कर जाता है। वह मनुष्य जाति से पशु जाति में या पक्षी जाति में इस तरह से जा सकता है। तो इस तरह से जाति के आधार पर कर्म के आधार पर जाति होती है। तो यह सूक्ष्म रूप से तो जैसे भिन्न भिन्न, एक तो मनुष्यों के भीतर की जो जातियां हैं जो अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग हो गया वह, और एक मनुष्य और पशु और पक्षी और ये जब भिन्न भिन्न जाति या इसको प्रजाति आप कह सकते हैं, तो वो है। तो ये इन दोनों में ही इस तरह से परिवर्तन संभव है। तो जन्म के आधार पर भी कर्म निर्धारित हो जाता है, कर्म के आधार पर भी जन्म निर्धारित हो जाता है, और कर्म ही नहीं भाव के आधार पर भी, विचार के आधार पर भी, क्योंकि विचार और भाव ही कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म न भी कर पाए, सिर्फ उसमें उतनी मात्रा में, उतनी त्वरा के साथ, उतनी ऊर्जा के साथ ऐसे विचार भाव भी हैं, उद्देश्य हैं, तो भी बदलाव हो जाएंगे। और अपने ऑटो सजेशन से व्यक्ति अपने में बदलाव लाता है। ऑटो सजेशन से व्यक्ति अपने को सम्मोहित भी कर लेता है। ऑटो सजेशन से व्यक्ति बहुत सारे कार्य को कर लेता है, अपने में बदलाव कर लेता है। आखिर मनुष्य स्वयं को ही तो प्रेरित करता रहता है, स्वयं को ही तो किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है और उस कार्य में लगने के लिए युक्ति भी खोजता है, बनाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे विचार भाव जो है वे हमारे कर्म में बदलाव करते हैं। विचार भाव जो है हमारे कर्म में ही नहीं बल्कि हमारी जैविकी में भी बदलाव कर देते हैं, हमारे डीएनए आरएनए में बदलाव कर देते हैं, हमारे प्रोटीन में बदलाव कर देते हैं, हमारे इम्यूनिटी में बदलाव कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति डर गया है तो उसकी जो भावना है, भयभीत भावना, उसके कारण जो है उसके शरीर में बदलाव हो जाएंगे, उसकी इम्यूनिटी बदल जाएगी, उसके डीएनए में बदलाव हो जाएगा। वे बदलाव उसके विपक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि डरे हुए व्यक्ति क्या बदलाव है, वह या तो कुछ उपाय सोच करके, कोई तरकीब लगा करके बचने का उपाय सोचे और उसके हिसाब से भी कर्म विचार भावना बनाए, तो उसमें सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं, अन्यथा विध्वंसकारी बदलाव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विचार भावना से कैसे बदलते हैं और जाति प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है कर्म से, भावना से, विचार से। तो आज इतना ही। हरि ओम।